ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में सेक्स, सियासत और साजिश पर चर्चा जारी है। ऐसे में एक बार नजर डालनी पड़ेगी फिल्मों पर भी। जी हाँ, फिल्मों में इस तड़के को बखूबी कई बार पेश किया गया, कई बार बताया गया। देखते हैं क्या कुछ रंग थे बॉलीवुड में सियासत, साजिश और सेक्स के। सेक्स और सियासत का ये खेल फिल्मों में भी देखने को मिलता है। समय समय पर कई ऐसी फिल्में आती रही हैं जिनकी कहानी सेक्स और सियासत के इर्द गिर्द घूमती रही। 2004 में एक फिल्म आई थी मकबूल। विशाल भारद्वाज की ये फिल्म राजनीति में हावी होते सेक्स पर आधारित थी। 2006 में आई थी फिल्म ओमकारा। फिल्म की कहानी शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर आधारित थी। फिल्म का कथानक भी सियासत और सेक्स पर ही आधारित था। 2009 में आई फिल्म गुलाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया था। 2010 में प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई राजनीति, और इस फिल्म में वो सब कुछ था जो राजनीति में होता है। फिल्म दांवपेच, सियासत और सेक्स के तड़के से भरपूर थी। हाल ही में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी एक ऐसी ही कहानी है जो बताती है कि कैसे सियासतदार सेक्स के पीछे भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HB। कई उदाहरण, कई फिल्में देखने को मिली जिनमें सियासत, सेक्स और साजिश का तड़का था। प्रताप जी, फिल्मों में भी था, असल जिंदगी में भी होता है, प्रदेश में भी हमारे सामने मिसाल है। तमाम तस्वीरें, क्या लगता है अश्विनी, फिल्में जो समाज की स्थिति से प्रेरित होकर बनती हैं, कई मामलों में फिल्मों का कई बार हिंसक और अश्लील फिल्मों का विरोध होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऐसी फिल्मों को देखने के बाद और ज़्यादा हिंसा या अश्लीलता फैलती है। कुल मिलाकर लेकिन जब फिल्में बनती हैं तो समाज में जो चल रहा होता है, जो ढके छुपे चल रहा होता है, फिल्में उसका पर्दाफाश करती हैं। कुल मिलाकर राजनीति में इस समय जो घालमेल चल रहा है, जिस चीज़ को हम सेक्स, साजिश और सियासत कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बढ़ता जा रहा है। और इसका सीधा सीधा जो फिल्मों ने भी, उसमें जो मसालादार फिल्मों ने इसका पूरा तड़का लगाया हुआ है। लेकिन फिल्मों की बात से अगर अलग हट जाएं तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, और हमारे समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर में कैसे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कैसे हमारे शासकों के चरित्र को मजबूत रखा जाए, कैसे हमारे शासकों के चरित्र को पतित होने से बचाया जाए। यह हमारे सामने एक और शख्सियत, विधायक रणवीर पहलवान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, एक सवाल जो सियासत के साथ कालिक की तरह, धब्बे की तरह हमेशा लगता रहा है, साजिश और सेक्स, क्या सोचते हैं आप आज, क्या इसके बिना सियासत नहीं हो सकती? मेरी गारंटी है, प्रत्येक धर्मगुरु, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक अध्यापक बचपन से मृत्यु तक एक ही बात कहता है, सदैव सत्य बोलनी चाहिए। जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सत्य बोली गई तो पूरे विश्व, घर, गांव, ढाणी और विश्व में गर्दनें कटेंगी। आज तक कोई जीवन की सच्चाई अपनी पत्नी को नहीं बोल पाया, कोई पत्नी अपने पति को नहीं बोल पाई जी। और ये बोल दी जाए तो पक्का ही गर्दन कटेंगी। तो आपका क्या कहना है रणवीर जी की सच्चाई बोली नहीं चाहिए? सच्चाई बोल ही नहीं सकते। जो अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बोल सकता, वो जग को क्या सच्चाई बोलेगा? तो इसका मतलब ये आपका कहना है कि सियासत में सेक्स और साजिश चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी जी। सियासत में जो व्यक्ति आते हैं उनको जनता तो चरित्रवान समझ के ही चुनती है ना साहब जी। लेकिन जब राजनेता के करीब कोई लड़की आती है, पहले तो उसका भी बैकग्राउंड देखा जाए, उसके घर से राजनेता भगा के लाया है कि या खुद वो आई है जी। उसकी बड़ी भारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जी। और राजनेता को अपने हुस्न के चक्कर में फंसाती है, बेगैरत राजनेता फंस जाता है जी। और फिर वो बड़े बड़े झांसेबाजी करता है और वो धीरे धीरे हैवी होती रहती है। वो अपनी बात छुपाने के लिए छुपी रहे, तेरा वो कर दूंगा और वो कर दूंगा, टिकट दे दूंगा और MLA बना दूंगा और ये कर दूंगा, वो उन पर खरा उतरता है नहीं। वो उस जगह पर उसको शायद ब्लैकमेल करना शुरू करती है और ब्लैकमेल करना शुरू करती है तो फिर वो अपनी उस पावर का रणवीर जी, आप तो ये भवरी की कहानी बता रहे हैं, लेकिन चांद मोहम्मद और फिजा, यानी कि चंद्रमोहन और फिजा के बीच में क्या हुआ? फिजा को तो कोई सत्ता चाहिए नहीं थी, लेकिन चांद मोहम्मद क्यों फंस गए? हमें ये नहीं पता उसको सत्ता चाहिए थी कि नहीं, लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि चांद मोहम्मद एक मुख्यमंत्री का बेटा और खुद MLA उप मुख्यमंत्री रह गया और उसकी पत्नी भी थी
जी तो वो उसको उसके घर आने की कहाँ जरूरत थी? जी। पहली बात तो वो उसके घर आई क्यों? जी उसने अपना हुस्न के डोरे डाल के इतना कर लिया कि उसको मुख्यमंत्री पद से भी जाना पड़ा और अपना नाम भी बदल के धर्म भी बदली करना पड़ा। जी ये तालमेल एक साइड का नहीं है भाई। एक साइड में देखिए, तो हम अतीत में थोड़ा जाएं तो कहते हैं कि द्रौपदी का चीर हरण किया गया था। जी उस जगह पर लागू होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हर चीज। जी। यहाँ तो ये अपना खुद ही चीर को हरण करवाना चाहिए। नहीं तो क्या क्या रणवीर जी आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे महिला ही केवल जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ पृथ्वी के अस्तित्व में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके चरित्र पर दाग नहीं तो मैं गर्दन कटवा सकता हूँ। कोई व्यक्ति अपना नार्को टेस्ट पूरे के पूरे एमएलए एमपीओ का करवाया जाए सबसे पहले। नार्को टेस्ट करवाने के उपरांत ही विधानसभा और पार्लियामेंट में घुसने दिया जाए। ब्रेन नार्को टेस्ट अपराधी का करवाते हैं तो इनसे बड़ा अपराधी कौन होगा जब राजनेता इस तरह के दुष्कर्म करता है? यानी कि रणवीर जी कहना है कि सियासत पूरी तरह से इस रंग में, सेक्स के रंग में रंगी हुई है। पूरी सियासत रंगी हुई है, नहीं रंगी हुई है तो मैं रणवीर घोषणा करता हूं कि भारत में प्रत्येक राजनेता जो पार्लियामेंट्री विधानसभा में बैठता है उसका ब्रेन नार्को होने के बाद ही वो आगे बढ़े। नहीं रणवीर जी ये सवाल उठता है कि नार्को वगैरह तो करा लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब जनता अपने शासकों से, अपने प्रतिनिधियों से कोई अपेक्षा नहीं करे, उनसे कोई ये अपेक्षा नहीं करे कि वो चरित्रवान होंगे। मैं लिख के रहता हूँ 100 में से 90 राजनेता तो घर बिठाने योग्य भी नहीं है जी। वोटर अपने घर बिठाते हैं और वो जिस ढंग से वो करते होंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद रणवीर जी आपकी सब जानकारी देने। कुल मिलाकर रणवीर पहलवान तो लगता है कि राजनीति में है और पूरी तरह से निराश है। ऐसा लगता है कि उन्होंने तो पूरी की पूरी राजनीतिक जमात को कह दिया कि पूरी की पूरी राजनीतिक जमात खराब है और नार्को टेस्ट कराने। लेकिन अश्विनी मुझे नहीं लगता ये केवल एक पहलू है। मेरा मानना है कि देश का शासन, देश की राजनीति, देश का शासन और प्रशासन यदि चल रहा है तो अच्छे लोगों की बहुतायात है इस प्रशासन में, अपने जनप्रतिनिधियों में, अपने चुने हुए लोगों में। कुछ चंद लोगों के कारण ये गंदगी हो रही है। नेताओं की राय जानिए, प्रदेश की जनता की राय जानते हैं। प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस बारे में हमने जाना। अलग अलग जिलों में हम गए, आइए सुन लेते हैं। जब राजनीति में आदमी इतना नीचे गिर जाता है तो उसके लिए समाज, परिवार और किसी के लिए उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। उसके जीवन में केवल एक चीज़ का महत्व रहता है कि मैं सत्ता प्राप्त करूं। इस तरह के चल रहे हैं, चाहे मधुमिता कांड हो, चाहे गीति का कांड हो, चाहे बहुरी कांड हो, ये सब कांड जो हैं केवल अति महत्वाकांक्षा और नैतिक चरित्र, गिरती नैतिक चरित्रता की गिरावट के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को सोच समझ के राजनीति को संपर्क करना चाहिए। महिलाओं को खुद भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल महिलाएं ऊंचाइयों को छूने के लिए राजनीतिकों का सहारा लेती हैं और उनको भी ये चाहिए कि हमें भी बहुत ही जल्दी राजनेताओं की तरह लाल बत्ती मिल जाए। कि किस तरह से ये नैतिकता का अंत होते जा रहा है नेताओं का, तो इन सब चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। कानून का राज है, विधि का राज है, विधि के राज के अंदर राजनीति को सेक्स और शतरंज से नहीं जोड़ना चाहिए। महिलाओं की अपनी अस्मिता है, अपनी गरिमाएं हैं, महिलाओं का अपना अस्तित्व है, इसलिए इस देश के अंदर एक अलग जगाना जरूरी है। महिलाओं की अस्मिता, बेटियों की अस्मिता बचाना जरूरी है और नेताओं को भी अपनी नैतिकता रखनी चाहिए। इस तरह के अगर राजनीतिक व्यवहार से परेशानी होती है तो उसके लिए समय रहते ही आवाज बुलंद करनी चाहिए और समय रहते ही उसका प्रतिरोध करेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। बिना स्वयं की इच्छा के इस तरह के वाक्य नहीं होते हैं। और जनता की नज़र में ऐसे नेता सम्मानित लोग हैं, लेकिन ऐसा जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिस तरह से आज राजनेताओं का नाम सेक्स स्कैंडल्स और अन्य अपराधों में आ रहा है तो उससे राजनेताओं की छवि काफ़ी खराब हो रही है। तो राजनेता जो इस तरह के इस्तेमाल करके महिलाओं का दुरुपयोग करके, महिलाओं का उनके साथ सेक्स स्कैंडल करके, उनके साथ शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और राजनेता इस तरह से उनका इस्तेमाल करके उनको मर्डर कर रहे हैं। तो आज राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो कितने स्तर गिरावट आ रही है, कितना गिरता जा रहा है हमारा राजनीतिक स्तर। सत्ता सेक्स के मामलों में ये राजनीतिक लोग हैं जो महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से यूज ले रहे हैं, गलत तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आए दिन ये क्राइम बढ़ रहा है। ये राजनीतिक लोग हैं जो महिलाओं का गलत उपयोग ले रहे हैं और उनके साथ सेक्स करके और उनको बाद में दूर कर देते हैं और उनको बहुत गलत उपयोग ले रहे हैं। मेरा तो महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो अपने हक की लड़ाई वो खुद हिम्मत के साथ, अपने बल के साथ जी सकती है, कर सकती है। महिलाओं को अधिकार है कि अपनी शान और इज्जत को बचाए रखकर अपने इस नारी भाव को
आगे ला सकती है। वो सब हिंदुस्तान की व्यवस्था को खराब क्यों की है, वो आम जनता ने भी की है। आम जनता की सोच जो है, लड़कियों की सोच अपने परिवार से उठकर थोड़ी अलग हो जाती है कि मैं भी एक वीआईपी गाड़ी में जीऊं, एसी हो मेरे घर में। कि पैसे से भी मामला नहीं बनता है और उससे भी नहीं बनता है, तो फिर जाके इस तरह की बातें आती हैं, सुसाइड या हत्या जैसी घटनाएं घटित होती। नैतिक चरित्र में अब गिरावट आई है। पहले कोई जमाना था राजनेता इन सब चीजों से दूर रहते थे, लेकिन आज के वर्तमान युग में राजनेताओं को एक शौक सा लगा है ये। मैं समाज के लोगों से और बुद्धिजीवी वर्ग से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतें और शांति के साथ जो काम है उनको करें, कार्रवाई करें और अपना जीवन साफ सुथरा रखें। उनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, ऐसी लाइन से थोड़ी दूरियां बनाकर रखना चाहिए। इन राजनेताओं पर नियंत्रण किया जाए जो महिलाओं का शोषण करते हैं और महिलाओं के साथ मौज मस्ती करने का एक व्यापार बना रखा है। नेता जो लोग होते हैं वो लोग अपनी वासना की पूर्ति करते हैं, अंत में महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। हमको ध्यान में आता है कि भंवरी देवी के साथ इस प्रकार का हो चुका है, फिजा के साथ हुआ, मधुमिता गुप्ता के साथ में हुआ, मधुमिता त्रिपाठी के साथ में हुआ। इनको ऐसा कारण रहता है, इमोरल अगर कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो वो चाहे राजनीति में आए चाहे कहीं आए, उसका हश्र अंजाम ऐसा ही होता है। और मैं नहीं कहता कि इनके साथ ऐसा कुछ संबंध रहा हो कि नहीं रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी संभावनाएं अधिक लगती है। बुजुर्गों ने जो कहा है, हमारी संस्कृति में चला आ रहा है कि नैतिक पतन जो आदमी का या महिला का जो होता है उसका एक दिन उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका संकेत जो है मतलब पूरे जो है देश के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर गलत जा रहा है। नेताओं को साफ सुथरी और अच्छी छवि का जो है पेश होकर पब्लिक के सामने पेश होना चाहिए। आज़ादी के इन 64-65 सालों से अधिकांशतः राज कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस के लोग जिस कल्चर और संस्कृति में पनपे हैं, पले बढ़े हैं, उसमें सुरा और सुंदरी का महत्व और प्रचलन ज़्यादा रहा है। चाहे वो एनडी तिवारी का प्रकरण रहा हो जिसमें उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया हो, चाहे महिपाल मदेरणा जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। जो भी काम होते हैं सब नेताओं और राजनेताओं के ही बूते पर होते हैं, यही करते हैं और यही करवाते हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को ना ही तो टिकट दिया जाए और ना ही जनता को भी ये सोचना, जनता को तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अपन चुनाव में नेताओं को चुन के लाते हैं वो उनका चरित्र कैसा है, उनका चरित्र जो साफ छवि वाले हों, उन्हीं नेताओं को हम चुन के और समाज में आगे लेके आए। भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बहुत सी जगह महिलाएं भी गलत हैं, जो धन और ऐश्वर्य के लालच में पुरुष मित्रों से संपर्क करती हैं, और बहुत सी जगह देश का कानून भी गलत है। तो कानून तो बने हुए लेकिन उन पर सही तरीके से अमल नहीं किया। तो जनता बोल चुकी है। प्रताप जी, छोटे में आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? मिलाकर जनता का गुस्सा जाहिर हो चुका है। जनता कह चुकी है कि नैतिक जो पतन की ये पराकाष्ठा है। नेताओं को अपने नैतिक चरित्र को बनाए रखना होगा, चरित्रवान एक शासन देना होगा। कुल मिलाकर महिलाओं को भी जागरूक होना होगा। जी बिल्कुल, तभी समाज सुधर सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जागरूकता की जरूरत है। आज का मुद्दा में बस इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। ये कैसी सियासत यहाँ साजिश के पहरे हैं, अति महत्वाकांक्षा में अब औरत के चेहरे हैं। लूट लेता है चमन को सियासत का बाज, गंदा करके रख दिया है हिंदुस्तान आज।